कहानी की शुरुआत में हमें मिंगफी नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जिसकी जिंदगी इतनी ज्यादा लच्चड़ होती है कि उसमें उसका एक दोस्त भी नहीं होता है। ये बंदा बस अपने अकेले में ही लगा रहता है और पूरे टाइम गेम खेलता रहता है और इसीलिए मिंगफी अपने सर्वर का सबसे टॉप नॉच प्लेयर है। और तभी जो मिंगफी का दोस्त होता है उसे एक फ्रेंडली गेम के लिए इन्वाइट करता है। मिंगफी जाता है और उसको 2 मिनट के अंदर चुटकियों में हरा देता है। मिंगफी के पास काफी ज्यादा अमेजिंग स्किल है क्योंकि वो बस हर टाइम इस गेम को ही खेलता रहता है और इसलिए वो वाला बंदा भी बाय बोल के वहाँ से चले जाता है। मिंगफी के पास कोई भी सर्वर में और दोस्त नहीं बचा होता है जो कि उसके साथ खेले और इसलिए मिंगफी जो होता है अपनी क्रश को देखने लग जाता है। लेकिन तभी एक और वर्ल्ड की टॉप नॉच प्लेयर उसको इन्वाइट भेजती है एक 1v1 बैटल के लिए। अपना मिंगफी, जिसे हम अब से फी बुलाएंगे, वो उस अननोन नोनो के साथ उस बैटल को एक्सेप्ट कर लेता है और उनके बीच में 1v1 बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे मिंगफी और नोनो दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी बैटल हो रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि मिंगफी जो है अपने वो 100% यूज कर रहा है और उसको हराने की कोशिश कर रहा है और मिंगफी जो होता है भूल जाता है कि आजू बाजू में जो भी है बस वो सीधे बस गेम की तरफ खेल ही रहा होता है। तभी वो लड़की उसे एक मैसेज भेजती है जिसमें लिखा होता है उसको उसका नेक्स्ट मूव पता है। इतने में हमारा मिंगफी हार जाता है और तभी जो अपना मिंगफी होता है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और कहता है कि भाई पहली बार किसी ने उसको सर्वर में हरा दिया। मिंगफी जानने की कोशिश करता है कि आखिर है कौन ये और उसकी प्रोफाइल पे उसे सर्च करने लग जाता है लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता उसे। और तभी हमारा जो सीन होता है शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस नोनो नाम की कैरेक्टर को जो अपने दोस्तों के साथ कैस्टल कॉलेज में जा रही होती है। और हमारी नोनो का असल में निक नेम नोनो है, असल में उसका नाम है चैंग मोटैंग। और तभी नोनो कहती है कि आखिर प्रोफेसर को इसके अंदर क्या अच्छा लगता है, मेरे को समझ नहीं आता, प्रोफेसर इसके अंदर कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है। और जब हमें नोनो को पता चलता है कि असल में ये लड़का एक एस रैंक स्टूडेंट है और इसलिए नोनो जो है उसे एक ड्यूल मैच के लिए चैलेंज करती है और जैसे कि हम लोग जानते हैं नोनो उसको काफी आसान तरह से हरा देती है। नोनो को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर इसके प्रोफेसर से चाहते ही क्यों है और उसको उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। और अभी नोनो के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं पक्का उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, क्यों ना तुम उसके पर्सनल चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करो। और तभी हमें ये बात पता चलती है कि असल में हमारे मिंगफैंग को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाने वाला है कैस्टल कॉलेज में और नोनो जो होती है वो मान जाती है। हेलो। और तभी अपने दोस्तों की बात मान के जो हमारी नोनो होती है वो कैस्टल कॉलेज के एआई सिस्टम का यूज़ करती है जिसका नाम ईवा होता है और नोनो जो होती है वो उससे पूछते हैं कि मेरे को फी के एक पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बताओ। और तभी जो एवा होती है वो बताती है कि असल में हमारा फी जो है ज़्यादा कुछ नहीं, उसके पास दोस्त है नहीं, उसके जो मम्मी डैडी है उन्होंने भी उसे छोड़ दिया था और अब जो फी है वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है जिनके साथ उसका कज़न यानी मिंगजे भी रहता है। हमारा फी जो है वो मिंगजे को काफ़ी बार परेशान भी करता है लड़की बन के, गेम में लड़की बन के, ताकि उससे बार बार रिवेंज ले सके। और जो मिंगजे की आंटी और अंकल है वो उसे बोलते हुए कि अब पैसा कमाना शुरू कर दो वरना ऐसे कब तक चलेगा तुम्हारा, क्योंकि अब उसे अपना खर्चा भी खुद ही उठाना पड़ेगा। वो बात अलग है कि ये कॉलेज भी फ्री में ही पढ़ रहा है। और तभी एवा ये भी बताते हैं कि असल में फी की एक क्रश भी है जो कि उसके कॉलेज में ही है, चैंग वेन, जिसे वो पसंद करता है। और तभी जो नोनो होती है वो पूछती है कि आखिर ये आगे जाके बनना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। और ईवा बताती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल वर्कर सा बनना चाहता है और इतना कमाना चाहता है जिससे अपनी गेम को बार बार अपडेट कर सके और अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी जी सके ताकि जब तक हो सके ये गेम खेल सके। और तभी जो नोनो के दोस्त होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर पे हमारे कॉलेज में आ कैसे सकता है, मतलब ये तो जिंदगी में बिल्कुल फेलियर है और आखिर हमारा प्रिंसिपल इसे चाहता क्यों है, बस कैप कट क्यूटीज को पसंद करने वाला लड़का है ये। और तभी हमें बताया जाता है कि फी को असल में एक दिन निकाला जाता है घर से बाहर ग्लोसरीज लाने के लिए। और जैसे वो वहाँ पे जा था तब उसने सोचा कि चलो भाई मेल बॉक्स पे भी चलते हैं, जहाँ पे उसने पूछा कि क्या मेरे कोई मेल आया है और उसे पता चलता है कि उसके लिए 2 मेल्स आए हैं। पहले वाले मेल में जो उसे पता चलता है कि उसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए रिजेक्ट कर दिया गया जो कि उसने अप्लाई किया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैस्टल कॉलेज की तरफ से उसे इन्विटेशन आया होता है, जिस चीज़ को देख के हमारा जो फी होता है बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है। पहले तो वो सोच रहा होता है कि सच नहीं होगा और इसलिए वो अपने आप को एक खींच कर चाटा भी मारता है, लेकिन जैसे तो पता चलता है कि भाई ये तो सच है। और तब जो फी होता है वो इस बारे में अपनी आंटी को बताता है, जिस चीज़ को सुन के उसकी आंट जो होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। सही बता तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे शॉक होते हैं और कहते हैं कहीं ये फेक तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई तुम्हें कैसे ही लेगा। इतने में जो उसका भाई मिंजे होता है वो कहता है बिल्कुल ये फेक ही होगा, इसको कौन ही लेना चाहेगा अपने यूनिवर्सिटी में। और उसका भाई ये भी बताता है कि वहाँ पे बस हाफ ह्यूमन और हाफ मैजिक वाले लोग जा सकते हैं और वहाँ का टॉप नॉच स्टूडेंट जो होता है वो इतना ताकतवर होता है कि क्या ही बताए, मतलब उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये सपने में हो सकता है कि तुम वहाँ पे कभी जाओ और उनसे कंपेयर करना बिल्कुल बंद करो यार। और तभी हमारा जो उसके भाई के द्वारा ऐसे ट्रोल होने के बाद जो हमारा मिंगफी होता है वो थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाता है और डे ड्रीमिंग करने लग जाता है कि बिल्कुल खिड़की फाड़ के 2 बंदे आते हैं हेलीकॉप्टर में और 2 काले काले सूट में बंदे निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जैसा कि जू जियांग। वो सोचता है कि जू जियांग जो आता है उसके कदमों में गिर जाता है और कहता है मास्टर मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, हमारे साथ चलिए।
लेकिन ऑफ कोर्स ये बिल्कुल एक उसका सपना ही था, वो ये टूट जाता है। और तभी मिम्फी बोलने लग जाता है ये वैसे भी सपना है तो ये कभी सच तो हो नहीं सकता है, और इतने में बोल के वहाँ से जाने लग जाता है। और तभी उसको जो मेल मिला था उसके अंदर एक डिवाइस होता है जिसमें से कॉल आती है, और मिम्फी की आंटी जो होती है उन्हें बताया जाता है कि मिम्फी को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है और उसको भेज दिया जाए इंटरव्यू वाली बिल्डिंग में। और हमारा मिम्फी जो होता है बिल्कुल इस चीज को सुनने के बाद शॉक हो जाता है। और तभी जो सीन होता है वो चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे हम मिम्फी जो होता है अपने ऑनलाइन दोस्त से बात कर रहा होता है और उसको काफी सारी बधाइयां दे रहा होता है। मिम्फी इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो रखा होता है। और तभी रात गई और बात गई, और तभी हमें दिखाया जाता है मिम्फी को जो कि इंटरव्यू वाली बिल्डिंग में पहुंच चुका होता है। और जैसे वो इंटरव्यू वाली जगह में जाता है तो वहाँ पे उसे देखने से मिलता है कि उसकी क्लास के काफी सारे लोग वहीं पे है, खासकर उसकी क्रश चैन बैन बैन। वो सबको हेलो बोलता है और उसके बाद वहाँ पे बैठ जाता है। अपनी क्रश को देख लो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी वहाँ पे लोगों को बुलाना शुरू किया जाता है, और तभी अपना मिम्फी जो होता है वो हमारी चैन यानी अपनी उसकी क्रश के पास जाता है और उससे बात करने लग जाता है, उसे इंकरेज करता है। और उसकी क्रश उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। क्या मतलब भाई, कम से कम अपनी क्रश से बात तो कर सकता है। और तभी चैन मैन अंदर चले जाती है। ऐसे धीरे धीरे कर करके सबको बुलाया जा रहा होता है, और तभी हमारे जो मिम्फी को भी बुलाया जाता है। जब वो अंदर जाता है तो एग्जामिनर उसके सामने आते हैं, और तब जो इंटरव्यू होता है वो शुरू होता है। और अपने मिम्फी घर से यूट्यूब वीडियो देख के आया होता है ताकि तैयार होता है वो, जैसे आज तो लट काट देगा अपना भाई। तभी इंटरव्यू वाले पूछते क्या आप एलियन पे विश्वास करते हैं। इतने में मिम्फी अंदर कहता है ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, मैं तो सिंपल सवाल की कोशिश करके आया था, ये क्या पूछ रहे हैं लोग। और अभी टाइपराइटर वाला बंदा कहता है देखो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है तो प्लीज इनका जवाब दो। और तभी वो लोग फिर से पूछते हैं क्या तुम एलियन पे विश्वास करते हो। और तब हमारा मिम्फी कहता है हाँ मैं करता हूँ, मैं एलियन पे विश्वास करता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी से भी अपार दूर कहीं ना कहीं दूसरी सिविलाइजेशंस भी हैं, और पृथ्वी से कहीं दूर कहीं ना कहीं एलियंस भी हैं। और इतना बोलने के बाद हमारा मिम्फी कहता है देखो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आखिर मैं कैसे जवाब दे रहा हूँ। और इसी इतना कहते ही वो वहाँ से चल जाता है। और मिम्फी के जाते ही वहाँ पे प्रोफेसर आ जाता है और वो एग्जामिनर से पूछने लगता है तो आखिर बताओ तो कैसा रहा उसका, मेरे को बताओ क्या वो पास हुआ। इतने में इंटरव्यू वाले पूछते हैं नहीं वो भाग गया। और हमें बताया जाता है इसका नाम है प्रोफेसर गोडियन। एग्जामिनर बताते हो पहले क्वेश्चन के बाद ही चले गया। प्रोफेसर काफी ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है नहीं उसे वापस बुलाओ, कुछ भी करो कैसे भी करो वापस बुलाओ, मैं नहीं जानता पर उसे वापस बुलाओ, भले कॉल करो ही कुछ भी करो। लेकिन तभी ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं आखिर आपको वो चाहिए क्यों। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है हमारे मिम्फी को उसकी क्रश के साथ जो कि उसे इन्वाइट करती है ग्रेजुएशन पार्टी के लिए, और हमारा मिम्फी उसे एक्सेप्ट भी करता है। और तब हम मिम्फी बताता है कि असल में वो चाहता है कि वो उसके साथ यानी उसकी क्रश के साथ हमेशा जिंदगी उसकी बिताए, क्या नहीं मतलब उसके साथ जिंदगी बिताए उसकी पूरी, और वो अपने प्यार का भी इजहार करेगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि उसके आंटी को असल में कॉल आया होता है प्रोफेसर के द्वारा, और अपने मिम्फी भाई और उसकी फैमिली को बुलाया गया है एक मीटिंग के लिए। और तभी अगले दिन हमें दिखाया जाता है उस मीटिंग में जहाँ पे जो प्रोफेसर होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है अपने मिम्फी से मिलके, लेकिन मिम्फी की जो आंटी होती है वो सोच रही होती है कि इसका पैसा कौन उठाएगा इतने महंगे कॉलेज में जाने का। और तभी प्रोफेसर कहता है चिंता मत करो, मिम्फी बिल्कुल स्कॉलरशिप में पढ़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और हर महीने 36,000 यानी उसके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। और इतना सुनने के बाद उसकी आंट को बिल्कुल ये ऐसा प्यार सा हो जाता है उस प्रोफेसर से कि मतलब कितने प्यारे मीठे बोल बोले आखिर इस प्रोफेसर ने। और तभी प्रोफेसर बोलता है मिम्फी जैसा रेयर बच्चा मिलना बहुत मुश्किल है, इसके अंदर 100 सालों का टैलेंट भरा हुआ है। उसके अंकल आंटी कहते हैं ये इसके अंदर। और तभी जो प्रोफेसर होता है वो मिम्फी को असल में एक चिट्ठी देता है और बोलता है तुम्हारी मॉम डैड की तरफ से है। मिम्फी बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि मेरे मॉम डैड ने मेरे को छोड़ दिया था। और तभी वो जो प्रोफेसर होता है वो बताता है कि उसके जो मॉम डैड है वो असल में कैसल कॉलेज में पढ़ने के लिए आ गए थे, उन्हें कैसल कॉलेज में आना ही पड़ा भले वो चाहे या ना। इतने में मिम्फी वहाँ से उठता है, उस लेटर को लेकर वहाँ से चले जाता है और उसको पढ़ने लग जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने लिखा होता है कि आखिर ऐसे क्या क्या रीजंस रहे थे जिसकी वजह से वो अपने बेटे यानी उससे नहीं मिल पाई और उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने उसके लिए एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की स्कॉलरशिप रखी हुई है अपने बेटे के लिए ताकि वो आगे जाके एक अच्छी जिंदगी जिए। और इतनी सारी चीजें जानने के बाद हमारा जो मिम्फी होता है वो बिल्कुल रोने लग जाता है कि उसने अपने मॉम डैड को गलत समझा था। और तभी मिम्फी को ऐसे रोते हुए देख वहाँ पे नोनो आ जाती है और कहती है कम से कम यहाँ ऐसे गर्ल्स टॉयलेट के सामने तो मत रहो यार, रोना है तो बाहर जाके रो। लेकिन वो असल में हमारी मिम्फी को वापस ले जाने आई होती है मीटिंग में और उसे ले जा भी लेते सक्सेसफुली। और तब जो प्रोफेसर होता है वो हमारी मिम्फी से पूछता है तो आखिर तुम बताओ क्या तुम इस कॉलेज में आना चाहोगे। मिम्फी बोलता है कि हाँ शायद कुछ टाइम बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊं। और तब नोनो बोलती है असल में इसकी क्रश है जो कि यहाँ पे आना चाहती है लेकिन वो आ नहीं पा रही है और अपने मिम्फी उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता है। और तभी मिम्फी कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। और तभी जो हमारे नोनो होते कहते हैं ये सब बस एक तुक्का था मेरा। और तभी खाते टाइम नोनो असल में कुछ ऐसा कुछ कह देती है जिसकी वजह से हमारे मिम्फी को याद आ जाता है कि ये तो वही गेम वाली है और मिम्फी को पता चल जाता है कि ये वही है जिसने उसे गेम में हराया था और नोनो असल में और कोई नहीं बल्कि यही है जिसे वो ढूंढ रहा था। और तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मिंगफिंग जो होता है वो सोच रहा था कि आखिर नोनो को उसके बारे में इतना कैसे पता। और तभी मिंगफिंग सोच लेता है कि अब वो अपनी दिल की बात बता ही देगा
चेनवेंग को। और जब वो अपने फोन से उसे बताने की कोशिश करने वाला होता है तभी नोनो उसके पीछे आ जाती है और बताते कि प्रोफेसर ने उसे भेजा है यहाँ पे ताकि वो एक बार लास्ट बार तुम्हें कन्विंस कर पाए। और वो ये भी बताते हैं कि देखो तुम्हारी लोकेशन इतनी आसान है ट्रैक करना कि मैं क्या ही बताऊँ, एआई इसे काफी आसानी से कर लेती है। और तब जो मिंगफी होता है वो कहता है देखो मैं तब तक हाँ नहीं कहूंगा जब तक तुम्हें पता है। वो भी हाँ नहीं कहती। यहाँ पे वो अपनी क्रश की बात कर रहा होता है। वो कहता है वो अपनी क्रश को पीछे से नहीं छोड़ना चाहता है। और इतने में जो नोनो होती है वो बताने लग जाती है देखो वो तुम्हारे लिए उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और हमारे मिंगफी को सारी की सारी सच्चाइयां बताने लग जाती है। और तभी जो हमारा मिंगफी होता है वो कहता है देखो अभी भी स्टिल चांस है क्योंकि उसने उसे ग्रेजुएशन पार्टी में बुलाया है और वहाँ पे उसके पास चांस है और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। नोनो उसे सारी चीज बता देती है कि देखो अगर तुम नहीं आओगे अभी तो तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है, बाकी सब तो तुम पे ही है। अगले दिन हमें ग्रेजुएशन पार्टी के लिए दिखाया जाता है कि हमारा मिंगफी जो होता है वो क्रश के साथ जा रहा होता है। और जब वो दोनों एक साथ जा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे नोनो भी आ जाती है और चेंगवेंग को बोल देते हैं कि तुम आगे चल जाओ तब तक ये आएगा कॉलेज का बहाना बोल के। और तब एक बार फिर से हमारे जो नोनो होते हैं उससे पूछे कि तुम ज्वाइन करोगे। वो कहता है नहीं जब तक मैं उसे बता नहीं देता हूँ अपनी दिल की बात। और वो उसे आज की ग्रेजुएशन पार्टी में बता देगा। और इतना सुन के वो वापस चली जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मिंगफ्यू जो कि असल में मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहा होता है। और ऑफ कोर्स उसे फ्लावर्स चाहिए होते हैं लेकिन उसकी जेब में पैसा तो होता नहीं है तो वो वहीं गार्डन से कोई फ्लावर्स तोड़ लेता है। और पार्टी में जाने से पहले हमारा मिंगफ्यू जो है अपने दोस्त जाओलिन से मिलता है। और तब सूट वूट पहन के हमारा आ जाता है मिंगफ्यू पार्टी में। और तभी मिंगफ्यू दो बंदों से और मिलता है जो कि जाओलिन के दोस्त होते हैं। और तभी जब हमारा मिंगफ्यू सोचता है कि चलो भाई अब वक्त आ चुका है कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। और जैसे हमारा मिंगफ्यू जो होता है अपनी स्पीच देने बस जा ही रहा होता है और अपनी स्पीच देने जा ही रहा होता है तो भी वहाँ पे जाओलिन आ जाता है, यानी उसी का हमारा मिंगफ्यू का दोस्त जो कि मिंगफ्यू की आंखों के सामने उसकी क्रश को प्रपोज मार देता है। और अपने भाई की किस्मत इतनी ज़्यादा फूटी होती है कि उसकी क्रश हाँ भी कह देती है और वहीं पे उनकी डेटिंग भी शुरू हो जाती है। मतलब भाई की तो किस्मत तो डूबी है, नैया भी डूब गई, भाई के आगे की ज़िंदगी का सहारा ही टूट गया। और तब जो हमारा मिंगफ्यू होता है वो बिल्कुल ही टूट चुका होता है अपनी ही क्रश के सामने, अपने ही दोस्त अपने प्यारे दोस्त के द्वारा ऐसे बिट्रे होते हुए देख उसे सहाय नहीं गया। और तभी नोनो जो होती है वो हमारे मिंगफ्यू की तरफ आती है, वो भी एक हॉट से ड्रेस पहन के, कहने का मतलब है पार्टी वाली ड्रेस पहन के। नैनो हमारे मिंगफ्यू के पास आती है, उसके बाद ताली बजाती है और नैनो के जो आसपास लड़कियां होती है वो सारी की सारी उसके कपड़े बदलने लग जाती हैं। उसके बाद कपड़े बदलने के बाद नैनो जो होती है वो उसके साथ चलने लग जाती है, हाथ में हाथ डाल के जैसे वो कपल हो। और ऑफ कोर्स इसका साफ साफ मतलब था कि भाई हमारे जो मिंगफी है इसको यहाँ से निकालो इस बेकार से सिचुएशन से और इन सबको ये बताओ कि अपने मिंगफी पे इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इस ग्रेजुएशन सेरेमनी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। नैनो कहती है कि लास्ट टाइम देख लो उसे, लेकिन वो मुस्कुरा के मना कर देता है। और जब नैनो मिंगफ्यू को ले जा रही होती है कार से, लेकिन तभी उनकी कार की गैस खत्म हो जाती है और तब लोग वहाँ पे वो लोग वेट करने लगते हैं कि आखिर कब बंदा आएगा इन गैस फिल करेगा। और तब नैनो एक लास्ट टाइम पूछते हैं कि क्या तुम ज्वाइन करने वाले हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं प्रोफेसर के सामने फेल हो जाऊँ, इसलिए मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया। और इस टाइम मिंगफ्यू हाँ कर देता है। और तब नैनो जो होती है वो इस बारे में एवा को बताती है, हाँ वही एआई। और जैसी जो एवा होती है उसे रजिस्टर कर देती है वहाँ पे, वो सीधे हमारे मिंगफ्यू को कहती है ये है किंग ऑफ द कॉलेज। और एवा जो होती है फोन के जरिए उसको सारी की सारी बातें बता रही होती है, कॉलेज के बारे में सारी डिटेल दे रही होती है। और तभी जो हमारी नोनो होती है वो बोलती है देखो ये क्राउन वाली काफी अच्छी तो बात है लेकिन ये बहुत बुरी भी है, पता नहीं कैसे लेकिन तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया लेकिन तुम्हें क्राउन मिल गया। लेकिन याद भी रखना कि जो ये क्राउन है ये लोगों को मरवा भी देता है, स्टूडेंट्स एक दूसरे को मार देते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस क्राउन की वजह से। लेकिन जो नोनो होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन अब मैं तुम्हारी असिस्टेंट या फिर जो फ्रेंड भी हूँ और उसको कॉलेज में काफ़ी मदद भी करेगी। और तब जो एवा होती है यानी वही एआई वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉलेज में इंसर्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसके बारे में सारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको एक नोटिफिकेशन जाती है और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कैशली कॉलेज में बुलाया जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मिंगफ्यू जो कि जा ही रहा होता है अपने कैशली कॉलेज की तरफ, लेकिन एक बंदा उसे भिखारी समझ के उसको रास्ता ही नहीं बता रहा होता है। और तभी ऑफिसर की ऐसी हरकत देख के जो हमारा मिंगफ्यू होता है वो कहता है देख भाई मेरे पास 20 रुपए हैं, लेकिन बाजू में उसी के जैसे दिखने वाले लोग भिखारी बैठे होते हैं वहाँ। इसके देख के साफ पता चल रहा होता है कि भाई हमारा मिंगफ्यू भी उसकी तरह बैगर ही लग रहा है, भिखारी। और वो ऑफिसर कहता है जाओ चाइनीज एम्बेसी जाओ, वहाँ पे तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए दे देंगे। वो लोग इतना कह के वो वहाँ से चले जाता है। और तब हमारा लिंक पे कहता है चलो यार कोई बात नहीं मैं कुछ खा के आ जाता हूँ मैकडॉनल्ड्स में जाके। और जैसे वो मैकडॉनल्ड्स में जाता है वहाँ पे भी उसे मना कर देते, कहते हैं हमारे पास बैगर्स के लिए खाना नहीं है। और तभी हमारे लिंक पे जो होता है अपने एक सीनियर से मिलता है जिसका नाम होता है फिंगर। फिंगर कहता है कि तुम मेरे को ये पैसे दे दो, मेरे को एक सोडा खरीदना है। लेकिन अपना जो लिंक पे होता है वो कहता है नहीं मैंने दे जा। इतने में जो फिंगर होता है वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में तो वही कार्ड है, यानी कि कैश कॉलेज का कार्ड। और उसके बाद फिंगर जो होता है वो अपना भी कार्ड उसे दिखाता है और कहता है मैं टियर 8 का स्टूडेंट हूँ और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और इतना कह के वो उससे पैसे छीन लेता है। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग आराम से बैठे होते हैं और दोनों को दोनों बातें कर रहे होते हैं।
और तभी जो फिंगर होता है वो बताता है कि देखो यार मैं तो पहले ही ग्रेजुएट हो जाता, लेकिन यार मैं नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को ये मतलब वैसे तो 4-5 साल में हो जाता है ग्रेजुएट, लेकिन यार मेरे को 8 बार करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को 4 साल ये रिपीट करना पड़ा बार बार। क्या करे, इतना औसम जो हूँ मैं। इतना क्या कि वो दोनों वहाँ पे वेट करने लग जाते हैं कॉलेज के लिए ताकि वहाँ पे उनकी फ्लाइट आए और उसके बाद वहाँ से जाए। और तब आधी रात हो जाती है और ये दोनों जाग जाग के फिर बाद में सो ही जाते हैं अपनी सीसी लाइन का इंतजार करते हुए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिंगपिंग को एक सपना आता है जहाँ पे उसके आमने सामने से लोग जा रहे हैं वॉर के लिए, लेकिन तभी वो जागता है, वो देखता है कि बिल्कुल एक बड़ा समुद्र उसके सामने है और एक बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है और कहता है हेलो मिंगपिंग ब्रदर। और इतना सुनने के बाद एकदम से हमारा जो मिंगपिंग होता है वो दोबारा जाग जाता है, मतलब कि वो भी सपना ही था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि फिंगर चल जाता है एक बंदे के पास जो कि असल में कंडक्टर ही होता है एक तरह का, जो कि बोल रहा होता है कि सीसी लाइन आ चुकी है, अपने क्रिस्टल कॉलेज में जाने के लिए सारे स्टूडेंट आ जाओ। और इतना बोलने के बाद उन लोगों को उस एक मशीन के अंदर अपना कार्ड डालना होता है और उसके बाद वो प्लेन में चढ़ सकते हैं। और उसके बाद वो जो कंडक्टर बंदा होता है वो कहता है यार मेरे को एक फेलियर को दोबारा नहीं देखना था। और फिंगर कहता है यार मैं फिर से फेल हो गया, कोई बात नहीं, ये भी एक तरह की कला ही है और अब मैं टियर 8 से सीधे एक F रैंकर बन चुका हूँ। और तभी जो हमारा मिंगफेंग होता है वो उस कंडक्टर के पास आता है। जैसे मिंगफेंग उसे अपना नाम बताता है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और मिंगफेंग को बताता है कि प्रोफेसर तुम्हारा इंतजार कर रहे हो और अभी तुम यहाँ पे, यानी प्रोफेसर आ जाना चाहिए यहाँ पे। और तभी फिंगर कहता है तो इसका मतलब है कि ये वो नया स्टूडेंट है। और उसके बाद फिंगर भी जो होता है वो भी शॉक हो जाता है और तब मिंगफेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है और तब वो भी शॉक हो जाता है उनको देख के। और ये काफी फनी सीन चल रहा होता है, लेकिन तभी जैसे ही मिंगफेंग अपना कार्ड उसमें डालता है वैसे ही वहाँ का एक अंडरग्राउंड रास्ता खुल जाता है और हमें देखने की मिलती है बिल्कुल एक ट्रेन आती है हैरी पॉटर की तरह, उससे प्रोफेसर बाहर निकलते हैं। और तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने कपड़े पहन लेते हैं और ये ट्रेन से चले जाते हैं कैस्टल कॉलेज। तभी जो प्रोफेसर होता है वो बोलता है ये देखो ये तुम्हें साइन करना पड़ेगा, ये एक एनडीए फॉर्म है, हर स्टूडेंट को ये करना पड़ता है। और तभी जो प्रोफेसर होता है वो कहता है देखो तुम्हारी यहाँ पे अलग तरह की स्टडी होने वाली है, ऐसा सब्जेक्ट जो कोई नहीं पढ़ा था, यानी कि ड्रैगन्स के बारे में। यहाँ पे तुम्हें ड्रैगन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा एंड अगर तुम्हें लगता है कि ड्रैगन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है फिर तो तुम गलत हो, क्योंकि इस दुनिया में एक नॉर्मल लोगों को बिल्कुल नहीं पता लेकिन असल में ड्रैगन एग्जिस्ट करते हैं और ह्यूमन और ड्रैगन्स के बीच में कई बार लड़ाइयाँ भी हो रखी है। और हम स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि कैसे ड्रैगन्स को मारते हैं और हम नए नए हीरोज बनाते हैं। और तब जो मिंगफी होता है वो कहता है अरे यार ये तुम कैसी बात कर रहे हो प्रोफेसर, ऐसा कुछ नहीं होता है, लगता है इन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन तभी उसे एक सपना आता है जहाँ पे वही लड़का जो एयरपोर्ट पे बैठा था वो उसे समझाता है और बताता है पहले ह्यूमंस के बारे में जिसने एक ड्रैगन को मारा था। वो बताता है कि एक राजा ने अपने एम्पायर में एक ड्रैगन को मारा था और उस दिन से ड्रैगन स्लेयर्स बने और ड्रैगन के मरने के कारण काफी सारे लोग खुश भी हुए थे। और ऐसे ही कई बार वॉर्स हुई है ह्यूमंस और ड्रैगन्स की, लेकिन टाइम के साथ अब ह्यूमंस जो है वो ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। और तभी जो हमारा मिंगफी होता है वो जाग जाता है दोबारा। और तभी मिंगफी जो होता है वो कहता है मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन ये पक्का ये कोई बेहूदी सी बात है, छोड़ो इसे। तभी प्रोफेसर एक बंदे को बुलाते हैं जो कि 2 ब्लैक बॉक्सेस लाता है और वो बंदा बोलता है ये दूसरा बंदा होने वाला है जो ऐसे इन चीज़ों को देखने वाला है। और तभी वो जो बंदा होता है वो पहला डब्बा खोलता है जिसके अंदर एक ड्रैगन का नील होता है। और तभी जो प्रोफेसर होता है कहता है चलो इसे अब शूट करो। और क्योंकि अपना जो मिंगफ्यू है उसने पहले एक मिलिट्री ट्रेनिंग कर रखी है तो इसलिए वो शूटिंग में माहिर है। और जैसे ही हमारा मिंगफ्यू उस पर शूट करता है वो पीछे गिर जाता है। और तभी मिंगफ्यू जो होता है कहता है यार ये हो ही नहीं सकता, ये पक्का कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है इसलिए ऐसा हो रहा है। और तभी वो बंदा दूसरा बॉक्स खोलता है जिसके अंदर एक जीता जागता ड्रैगन होता है। प्रोफेसर उसे उसकी कहानी बता रहे होते हैं लेकिन तभी मिंगफ्यू कहता है ये पक्का कोई एक प्रोजेक्शन है, वरना ऐसा चीज़ हो ही नहीं सकती। मिंगफ्यू उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और वो ड्रैगन उछलने लग जाता है और अपनी फ्लेम का यूज़ करने लग जाता है। इसको देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसको जल्दी ठीक करो। और लेकिन क्योंकि अब एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है नैनो टेक वगैरह की, तो वो लोग उसे कंट्रोल करने में दोबारा सक्षम हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमारे मिंगफ्यू रोने लग जाता है और कहता है तो ये थे हमारे एंसेस्टर्स। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और वो बिल्कुल जा रहे होते हैं। और तभी मिंगफ्यू जो होता है वो प्रोफेसर पूछता है प्रोफेसर क्या आप मेरे को बता सकते हैं यहाँ पे मेरे को बाकी स्टूडेंट क्यों दिख रहे। और तब तो हमारा प्रोफेसर भी सोचने लग जाता है कि आपके बच्चे हैं कहाँ। और तभी सायरन बजने लग जाता है और प्रोफेसर को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो हमारे मिंगफ्यू को ले जाता है एक पिलर के पीछे, वहाँ पे फायरिंग होने लग जाती है। और तभी हमें ब्लैक सूट में और एक रेड सूट में दोनों बंदों को दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ब्लैक और रेड के बीच में वॉर हो रही है और वो जगह पूरी एक बैटल फील्ड बन जाती है। प्रोफेसर बिल्कुल ही बेहोश हो जाते हैं, गोलियां चल रही होती है, तबाही हो रही होती है। और तभी 2 लीडर्स आमने सामने आ जाते हैं दोनों ग्रुप के। दोनों के बीच का मैटर होता है कि कौन बनेगा स्टूडेंट काउंसिल। और तभी दोनों के दोनों लड़ने लग जाते हैं। जिसके ब्लॉन्ड हेयर है उसका नाम है केसर और दूसरे बंदे का नाम है जिहैंग। दोनों के दोनों बहुत ही बुरी तरह से लड़ने लग जाते हैं, बिल्कुल ही फुल सीन में हो जाते हैं, फाइटिंग सीन में, बस जैसे आज तो मार डालेंगे एक दूसरे को। और वहाँ पे हमारा मिंगफी एक एमपीसी की तरह लग रहा था जो बस उनकी फाइट देख रहा है। लेकिन तभी मिंगफी सपने में चल जाता है, उसके सामने एक लड़की आती है जो कि नोनो होती है और उसके सर पे बंदूक रखती है और कहती है नीचे झुक जाओ। इतना क्या कि वो पीछे वाली लड़की को मार देती है, लेकिन ये तो सपना था। और तभी हमारा मिंगफी जागता है और सोचता है ये क्या हो गया था।
और तभी हमें पता चलता है कि ये तो असल में वो बंदा था जो कि 2 बार आ चुका है हमारे मिंग फेंग के सपने में। और जब मिंग फेंग सपने में था तब इसने एक कैप्टन को और एक लड़की को, दोनों को मार दिया था शूट करके। और उसके बाद में मिंग फेंग के पास उसकी असल में बॉडी आई। तभी वहाँ पे नर्सिस की टीम आ जाती है और वो लोग सबको हील करने लग जाते हैं जो जितने भी लोग शूट हुए होते हैं। एक टकला सा बुढ़ा भी आता है वहाँ पे और वो बंदा कहता है इन बच्चों ने कितने पैसे बर्बाद कर दिए ये सब करके। तभी प्रोफेसर जागता है और कहता है नहीं नहीं, ये असल में पेंट बॉल्स हैं और वैसे बच्चों का आज फ्री डे था तो उन्होंने बस ऐसी मस्ती के लिए ये गेम खेला। ये रियल बुलेट्स नहीं है, ये बस असल में दूसरे वाले बंदे को सुला देती हैं और उसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। और जैसे कि हमारे प्रोफेसर ने कहा ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसी नॉर्मल फ्री डे के लिए इनके लिए बस खेलने के लिए था। और तो वो प्रोफेसर दिखाता भी है क्या कि कैसे काम करता है उस बुढ़ा हुआ आदमी को। और तभी वो जो टकला वाला बंदा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि असल में ये जो बंदा है यहाँ का फाइनेंस और डिसिप्लिन का मिनिस्टर है, कहने का मतलब इंचार्ज। और तभी वो जो बंदा होता है वो प्रिंसिपल को कॉल लगा देता है और प्रिंसिपल को सारी बात बताता है। और प्रिंसिपल बोलते हैं ये उनके राइट है, उन्हें जो करना है उन्हें करने दो। और कहते हैं 2 लाख USD भेज देंगे जितनी भी डिस्ट्रक्शन है उसके लिए। और बताते हैं कि वो इस बार यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, बच्चों को एंजॉय करने दो। इतना कहते हैं बच्चे बिल्कुल खुश हो जाते हैं, बिल्कुल जोश में। और वो जो टकला वाला आदमी होता है वो निराश हो जाता है। और तभी वो जो बंदा होता है वो हमारे मिंग फे को बोलता है कि चलो भाई तू जल्दी जल्दी अपनी क्लास में चले जा या फिर यूकॉम के अपने रूम में, क्योंकि वरना ये लोग तेरे को जान से मार देंगे तेरे आसपास वाले। और जब मिंग फे अपने आसपास देखता है तो देखता है कि ये तो भाई खून के प्यासे हो रहे हैं। और तब हमें दिखाया जाता है हमारे मिंग फे का रूम और यहाँ पे मिंग फे का पार्टनर भी उसके साथ रहेगा जो कि और कोई नहीं बल्कि फिंगर ही है। और तब जो फिंगर होता है वो कहता है चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें स्कूल को घुमाता हूँ। और तभी अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग चले आते हैं बाहर हमारे मिंग फे को दिखाने स्कूल। फिंगर हमारे मिंग फे को बताता है कि ये जो स्कूल है यहाँ पे अलग अलग तरह के मैजिक वाले लोग भी आते हैं। और वो टावर देख रहे हैं वहाँ से एक बैरियर निकलता है जिसकी वजह से हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। फिंगर जो होता है हमारे मिंग फे को बताता है कि यहाँ पे एक अलग तरह की लैंग्वेज भी है। और हमारा जो फिंगर होता है वो बताता है कि यहाँ पे असल में बहुत सारे मैजिक वाले लोग भी आते हैं जिनके पास मैजिक होती है और वहाँ पे मतलब अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। जहाँ पे हमें दिखाए भी जाते हैं कुछ लोग जो कि मैजिक का अपना यूज कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और सच्ची सच्ची बताना, इस चीज को देखने के बाद तुम में से किस को लग रहा है कि ये हैरी पॉटर की स्टोरी चल रही है? मतलब एक बिल्कुल अंडरग्राउंड इनकी ट्रेन चलती है, यहाँ पे मैजिक है, ड्रैगन जैसे क्रिएचर से लोग लड़ रहे हैं। बात लगे प्रकाशित भवन जैसे यहाँ पे मैजिक स्पेल्स नहीं है, पर कौन जाने कि आगे हो या ना हो। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे प्रिंसिपल को उसके अपने एक दोस्त के साथ। वो जो प्रिंसिपल होता है वो अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है, कह रहा होता है कि इस साल हम सोल्जर्स को नहीं बनाएंगे, इस साल हम जीनियस बनाएंगे, क्योंकि इतने सालों से ये लोग सोल्जर्स बनाते हुए आ रहे थे जो कि ड्रैगन से लड़ते थे। पर इस साल ये कोशिश करेंगे कि जीनियस बच्चे बनाए जो कि पूरी की पूरी इनकी जनरेशन ही बदल दे। और जो प्रोफेसर होता है वो बोलता है कि इस बार मैं मिंग फे को ट्रेन करूंगा। और असल में ये लोग कहीं जा रहे होते हैं। और तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर को जो कि हमारे मिंग फे के पास आता है और उसको बताता है कि अभी उसका एक प्री एग्जाम होने वाला है, लेकिन उससे पहले वो कुछ चीज टेस्ट करना चाहते हैं मिंग फे के साथ। और तभी वो एक म्यूजिक बॉक्स निकालते हैं और बताते हैं कि ये एक ब्लैक ड्रैगन एम्परर की रिकॉर्डिंग है और जितने भी ड्रैगन ब्लड लाइन के बंदे होते हैं उनको इससे उस एम्परर की शक्ल दिख जाती है और रास्ता दिख जाता है। और ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज सीखने का एक तरीका भी है। प्रोफेसर उस म्यूजिक को ऑन करता है और उससे एक धुन निकलनी शुरू हो जाती है। और जो हमारा मिंग फे होता है उसे तो नींद आ रही होती है। और प्रोफेसर पूछता है तुम्हें कुछ पता चला? मिंग फे कहता है नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं चला क्योंकि मेरे को नींद आ रही है। प्रोफेसर कहते हैं ये कैसे हो सकता है यार? और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर इसको वो कोई इमेज क्यों नहीं दिखी उस रैमल की। और तभी वो जो प्रोफेसर होता है वो अपने दोस्त एक प्रोफेसर के पास भाग जाता है और फोन पे बात करते करते वो अपने प्रोफेसर से पूछ रहा होता है। और तभी जो प्रोफेसर होता है वो लाइब्रेरी में चले जाते हैं जहाँ पे वो पुरानी रिकॉर्ड्स को पढ़ रहे होते हैं। और उन्हें लगता है कि जो मिंग फे है वो एक एम्परर लेवल का है, यानी या तो वो व्हाइट ड्रैगन वाले वंश से होगा या फिर शायद किसी और ड्रैगन के वंश से। और जो प्रोफेसर होता है वो सोचता है कि इस चीज़ के बारे में वो किसी भी स्टूडेंट को नहीं बताएंगे। और तभी जो सीन होता है वो चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मिंग फे जो होता है वो एग्जाम दे रहा होता है, लेकिन उसको सारे के सारे आंसर जो होते हैं पहले से ही पता होते हैं क्योंकि फिंगर ने उसे पहले ही सारे आंसर दे दिए होते हैं। और तभी फिर से एक बार हमारे मिंग फे को सपना आता है जहाँ पे वही बंदा जो उसके ड्रीम में बार बार आता है वो बताता है वो उसका भाई है। और तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसका पेपर लिख के लोग चले जाते हैं। और तभी उसी रात उसको दोबारा सपना आता है जहाँ पे वो उसका भाई उसे दोबारा मिलता है और वो कहता है ये जो अभी बेल बजी ये डेथ ऑफ बेल है। और मिंग फे का भाई बताता है कि काफी बड़ी दिक्कत होने वाली है। और तभी मिंग फे होता है वो बताता है कि नोन के पास असल में एक तरह की एबिलिटी है या फिर कहेंगे कुछ चीज है जिससे वो कहीं भी किसी की भी लोकेशन पता कर सकती है। लेकिन तभी उसका जो भाई होता है वो एक स्पेल पढ़ता है और इतने में हमारा मिंग फे जो होता है उसकी दोबारा नींद खुल जाती है। और हमें दिखाया जाता है फिंगर जो कि उसी के सामने खड़ा होता है और कहता है कि जल्दी भागो यहाँ से। ये एक तरह की इमरजेंसी मीटिंग होती है और सारे के सारे बच्चे जा रहे होते हैं एक बड़े वाले हॉल में। और तब जो प्रोफेसर होते हैं वो बताते हैं बच्चों को कि उन्हें ब्राउन ड्रैगन फैमिली की एक जगह मिल चुकी है जहाँ पे उनके जो 2 बोर्ड मेंबर्स है वो फंसे हुए हैं और क्योंकि उस रैमल बार बार बदल रहा है अपनी शेप तो वो लोग वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। और ये सब उन्हें एक मिशन के दौरान पता चला है। और तभी जो प्रोफेसर होता है वो बोलता है कि हमें तुम सब बच्चों की जरूरत है ताकि हम इसे डिकोड कर पाए और अपने लोगों को बाहर निकाल पाए वहाँ से। इतने में सारे बच्चे वहाँ पे डिकोड करने में लग जाते हैं। और तभी जो हमारा मिंग फे होता है वो भी डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उससे नहीं हो रहा होता है।
और असल में ये प्रोफेसर वाले जो है ये पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। मिम्फी भी सारे बच्चों की तरह कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है जब उससे वो हो नहीं रहा होता है। तभी वो अपने आसपास देखता है और देखता है कि न्यू स्टूडेंट जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं, और तब उन न्यू बच्चों को देख के वो बिल्कुल मोटिवेटेड हो जाता है। और उसके बाद तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक मैप है जिसको वो देखता है और उससे डिकोड कर लेता है उस चीज को और इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देता है उन लोगों को जिनको उसकी ज़रूरत थी। और तभी हमें दिखाया जाता है उस हेलीकैरियर का सीन, जहाँ पे हमें वो दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ पे फंसे हुए होते हैं, और ये वही एग्जाम वाले दो बंदे हैं जिन्होंने मिम्फी का एग्जाम लिया था। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं, पर खैर हमें उससे गया। तभी ये लोग जो है ये बाहर जाने की कोशिश करते हैं जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है उससे, और तभी ये लोग बाहर जैसे आने वाले होते हैं तभी वहाँ पे एक ड्रैगन भी आ जाता है। एक सी ड्रैगन वहाँ से निकलता है बाहर और बिल्कुल ही खा देता है लोगों को। सी ड्रैगन आके वहाँ पे तबाही मचा देता है, लेकिन जो टीम वाले होते हैं वो उस अंडे को देने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो ड्रैगन जो होता है एक एक करके सबको मारे जा रहा होता है। अपने टीम मेंबर को ऐसे मरते हुए देख वो कमांडर पूरी गोलियां चला देता है वहाँ पे उस मॉन्स्टर पे, लेकिन वो ड्रैगन जो होता है मरा नहीं होता है और वो आता है और उसके सारे दोस्तों को मार देता है उसके आंखों के सामने। वो बंदा बहुत ही बुरा फील कर रहा होता है, उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। हेलीकैरियर की भी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है और वो जैसे तैसे उस चीज़ को निकालने की वहाँ से कोशिश करता है, लेकिन इन दी एंड जो बंदा होता है वो समझदारी से काम लेता है और भले उनका मिशन सक्सेसफुल रहता है लेकिन बदले में उसे काफ़ी सारी जानें गंवानी पड़ती है लोगों की, और इतने में जो ड्रैगन होता है उसे भी मार दिया जाता है। और तभी जो प्रिंसिपल होता है हमें उसे दिखाया जाता है जो कि बोलता है मिशन सक्सेसफुल रहा। और तुम लोगों को मैं काफ़ी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, खासकर मिम्फी को, क्योंकि उसने उस चीज़ को डिकोड कर लिया। मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, सब लोग खुश हो रहे होते हैं, और तब जब सारे के सारे लोग घर जा रहे होते हैं, मतलब अपने अपने रूम में वापस जा रहे होते हैं, और तभी हमें उस जियांग नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि मिम्फी को उसकी गैंग ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि वो उसका आने वाला सक्सेसर बन सके उसकी गैंग का। और तब जब मिम्फी होता है वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है वही हेलीकैरियर का, जहाँ पे हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है उसके अपने मरते हुए दोस्त के पास जाते हुए। वो बंदा रिपोर्ट करता है प्रिंसिपल को और कहता है स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मत बताने कि आखिर हमने क्या खोया है, उन्हें बस ये कहना है कि बस आगे बढ़ते रहो। और वो ये भी कहता है कि उसकी जो अडॉप्टेड डॉटर यानी कि नोनो है वो उसका भी ख्याल रखे, उसको देखते रहे। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कुछ दिनों के बाद हमारा जो मिम्फी होता है उसको नोनो इन्वाइट करती है एक बॉल डांस के लिए, एक तरह की पार्टी होती है ये। तभी जो हमारा मिम्फी होता है वो नहीं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, लेकिन जो फिंगर होता है वो कहता है अरे यार जाओ यार, वहाँ पे कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने को मिलेंगी पीने को मिलेगी, तुम कैसे मना कर सकते हो। वहाँ पे वैसे भी स्टूडेंट काउंसिल भी होगा और क्या है कितने कितने लोग यार, आओ ना बस। ऑफ कोर्स यार अपना फिंगर इतना सख्त लौंडा है भाई, इसको खाने पीने से मतलब है, इसको बाकी से लेने देना है नहीं कि डांस करना है कि नहीं करना। खैर तभी हम लोगों को दिखाया जाता है उस बॉल डांस का सीन, उस पार्टी का सीन, जहाँ पे हमारे जो मिम्फी और जो हमारे फिंगर दोनों साथ में जा रहे होते हैं पार्टी में, और हमें बताया जाता है कि नोनो जो है वो असल में स्टूडेंट काउंसिल की होने वाली वाइफ है। बाकी सब तो ठीक है लेकिन दोनों लड़कियां क्यों लग रही है। तभी पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिम्फी और फिंगर साथ में नाच रहे होते हैं, और तब वही न्यू लड़की जो होती है वो हमारे मिम्फी को देखती है और उसके पास आती है और उसे डांस के लिए इन्वाइट करती है। मिम्फी और उस लड़की का नाच देख के जितने भी वहाँ पे बंदे होते हैं सारे तालियां बजाने लग जाते हैं और कहते हैं इतना बढ़िया नाच रहे ये लोग। और अभी जो स्टूडेंट काउंसिल वाला बंदा होता है वो हमारे मिम्फी को इन्वाइट करता है और कहता है उसके साथ खड़ा रहे। वो मिम्फी वहाँ से चले जाता है और कहता है कि नहीं रहने दीजिए। इतने में बाहर जाने के बाद वहाँ पे उसे नोनो मिलती है और उसके साथ वो बैठ के चले जाता है अपने घर के लिए। और तब जो अगला सीन है वो हमें दिखाया जाता है जहाँ पे पूरे का पूरा जो कॉलेज होता है उस पर बहुत ज़्यादा बैरियर्स लग जाते हैं और बिल्कुल सिक्योरिटी बन जाती है, क्योंकि पता चला होता है कि 13 आउटसाइडर जो है वो कॉलेज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी आ जाते हैं अपनी गैंग लेके कि चलो भाई आज तो गैंग बैंग करते हैं इनके साथ मतलब कहने का मतलब गैंग वॉर यार। इतने में स्टूडेंट भी जो होता है उन गुंडों के साथ लड़ने में बाहर आ जाते हैं, और तभी उन 13 गुंडों में से लगभग जो 7 होते हैं वो पकड़े जाते हैं, लेकिन अभी भी उनका जो लीडर है वो अननोन है और किसी को नहीं पता कि आखिर वो है कौन। पर बेशक ही उस ककून को लेने आए थे जो कि वो ड्रैगन से छीन के लाए हैं। और तभी जो प्रोफेसर होते हैं वो कॉल करते हैं उनके नाइट वॉचर को और कहते हैं कि उस सील को हटा दो ताकि स्पिरिचुअल लैंग्वेज का यूज़ करके सब लोग वहाँ पे अपनी पावर का यूज़ कर सकें। और जैसे वो सील हटती है अब सब लोग जो है वो अपनी मैजिक का यूज़ कर सकते हैं, ये इवन जो आउटसाइडर रहते हैं वो भी, और अब वो लोग अपनी प्रेजेंस को छुपा पा रहे होते हैं अपनी मैजिक का यूज़ करके। उन बचे हुए 6 में से 4 चले जाते हैं सीजर के पास, एक चले जाता है एक और वॉरियर के पास लड़ने के लिए, और एक चले जाती है ककून को लेने के लिए। और तभी उन सभी लड़कियों की जो लीडर होते हैं वो भी हमें देखने को मिल जाती है, अब वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है। वो जो लड़के होते हैं वो बताते हैं कि असल में वो यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि उस ककून को ले सके जो कि तुम लेके आए उस ड्रैगन किंग से, क्योंकि असल में इनको ऑर्डर मिला है इनके एम्प्लॉयज से, ये यहाँ पे इनकी बहन के लिए नहीं आया जो कि असल में इनके द्वारा मारी गई थी। और तभी जो हमारा सीजर होता है वो अपनी एबिलिटी का यूज़ कर देता है, वो अपनी स्पिरिट लैंग्वेज का यूज़ करता है और उसके बाद अपनी प्रेजेंस से सबको देख पा रहा होता है, और ताकि वो गिन सके कि आखिर यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं। जब वो गिन लेता है कि यहाँ पे कितने लोग उसके सामने हैं वो अपनी एबिलिटी को बंद कर देता है, और अभी हमें पता चलता है कि असल में इनकी जो लीडर है आउटसाइडर की, इसके पास बिल्कुल अपोजिट इसकी पावर है। ये लड़की अपनी प्रेजेंस को बाकी लोगों से छुपा सकती है और असैसिन की तरह मार सकती है छुपके छुपके, जो कि सीजर की पावर से बिल्कुल ही उल्टा है, और इसीलिए इन दोनों के बीच में एक ड्रॉ हो जाती है। ये दोनों मतलब मुश्किल
मुश्किल से ही एक दूसरे को हरा पा रहे होते हैं। और तभी हमें एक प्योर ड्रैगन ब्लड वाला स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसके पास पावर होती है, इसकी स्पिरिट लैंग्वेज होती है वो होती है ड्रैगन किंग फ्लेम, जिससे अपने आसपास बिल्कुल फ्लेम कर सकता है और उसके बाद उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। और यही सेम वाली जो पावर होती है ये एनिमी टीम के पास भी होती है। और असल में जो फ्लेम वाली एबिलिटी है बहुत ज्यादा रेयर है क्योंकि इसे प्योर ड्रैगन ब्लड वाले के पास ही हो सकती है। अभी सीन फिर से चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक एनिमी टीम के एक और बंदे को जो कि अंडरग्राउंड चेंबर से आ चुके होते हैं कॉलेज के अंदर, और स्कूल के एआई सिस्टम से लॉक हुए दरवाजे को वो तोड़ लेते हैं क्योंकि उसके पास इस चीज की इंफॉर्मेशन होती है। और वो उस दरवाजे के अंदर भी आ जाती है जो कि काफी सालों से बंद था। और जब उस कमरे के अंदर घुसती है उसको देखने के लिए मिलता है कि जो प्रिंसिपल होता है वहाँ पे उस कोकून को दिखा रहा होता है उस फैसिलिटी के अंदर। और वो लोग नोटिस करते हैं कि असल में जो कोकून है उस पर एक स्क्रैच आ चुका है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं हैच होने वाला है, टूटने वाला, फूटने वाला है। साइंटिस्ट जो होते हैं इस चीज को कंफर्म भी करते हैं कि ये अपने हैच के प्रोसेस में आ चुका है और ये कभी भी फट सकता है। और तब जो साइंटिस्ट होते हैं वो चेक करने लग जाते हैं कहीं उसके अंदर कोई लिविंग चीज तो नहीं है। तब जो प्रिंसिपल होता है कहता है नहीं ये तुम कॉलेज के अंदर नहीं करोगे, अगर ये कॉलेज में फूट गया तो बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा कॉलेज को, तो इसे कॉलेज से बाहर ले जाओ। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर तुम लोगों को आज की ये जो वीडियो है पसंद आई है तो यार ऑफ कोर्स है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लगभग 3-3, 4-6 घंटे लग जाते हैं। तो यार एक लाइक तो जरूर मार देना क्योंकि यार दिल को तसल्ली मिलती है यार। बाकी चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नाम है बी शेक्सपियर एंड हाँ तुम्हें मिल जाएगी मेरी आईडी ऑफ कोर्स। अगर फ्यूचर में भी ऐसी ही अमेजिंग से एनिमे देखना चाहते हो तो ऑफ कोर्स कमेंट जरूर कर देना, तुम्हारी फेवरेट एनिमे भी जरूर लाएंगे। सो इन दी एंड एक और बार कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।